Jai Hind and welcome to the 7th lecture of the Environment series in 30-day CAPF crash course. Adversity causes some to break and some to break records. देखिए अभी जिस टाइम से अगर हम अपने CAPF लेक्चर्स या CAPF एग्ज़ाम से रिलेट करें तो आई नो सम वुड बी हैविंग सो मच डिफ़िकल्टीज़, सम वुड बी बिगनर्स, लेकिन दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. एडवर्सिटी triggers your subconscious mind and this subconscious mind makes you to break the all the dogmas and you achieve success. So remember adversity causes people to respond in two manner. Some people break the records. तो इसी एटीट्यूड के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना 7th लेक्चर. देखिए जो टॉपिक मैं कवर करूंगा, दिस इज द सेकंड लास्ट लेक्चर. लास्ट टॉपिक कवर करेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, एनिमल एंड प्लांट डाइवर्सिटीज ऑफ लिस्ट ऑफ endangered species, bioremediation, ozone hole. Yes, see that is related with ozone hole and polar vortex. So let us begin. तो हम अपना लेक्चर प्रोसीड करते हैं. देखिए पहला टॉपिक है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. पहला फॉरेस्ट टाइप है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है. इसमें आपको याद रखना है क्लाइमेट में यहाँ पे रेनफॉल की हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, एंड स्पीसीज नेम. तो इसको एक्सेस कर लेंगे पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल से, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. इकोसिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन का मैप है, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप एक्सेस कर लीजिएगा. एक बार मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ देता हूँ. देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है. स्पीसीज रोजवुड, महगनी, एबोनी. नेक्स्ट इज सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट. सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो रेन है वो लेस देन एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है. इसमें आप स्पीसीज ध्यान रखेंगे, वाइट सेडर, हॉलॉक्स एंड केल. नेक्स्ट इज मॉइस्ट डेजर्टियस फॉरेस्ट. 100 से 200 सेंटीमीटर यहाँ पे रेनफॉल होता है. आप इसमें ट्री स्पीसीज याद रखेंगे, टीक, साल, सैंडलवुड और भी हैं लिस्ट, आप एक बार पढ़ लेंगे. ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट 100 से सेंटीमीटर रेनफॉल होता है. यहाँ पे टीक इन हायर रेनफॉल रीजन है. लोअर रीजन में एक्सलवुड है, खैर बेल एक्सलवुड है. लोअर रेनफॉल रीजन. नेक्स्ट हम मूव करते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट. देखिए यहाँ पे रेनफॉल जो है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट का ये लेस देन 50 सेंटीमीटर है. स्पीसीज आप याद रखेंगे, स्पीसीज में कई बार एग्जाम में स्पीसीज का नाम दे करके ये पूछ लेता है कि किस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से ये डील करता है. नेक्स्ट हमारा लिटरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट. इसमें रेनफॉल कंडीशन जो है 150 से 200 सेंटीमीटर है. इसमें स्पीसीज मैनग्रोव्स एंड वैरायटी ऑफ बर्ड्स. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी. देखिए ये बायोडाइवर्सिटी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, तो आप थोड़ा ध्यान पेशेंस रख के समझेंगे. तो हम बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस. सिंपल भाषा में आप समझिए कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी. एक साथ एक इकोसिस्टम में कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ लॉट्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज आर लिविंग टुगेदर, दैट इज बायोडाइवर्सिटी. देखिए लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसमें जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी है. जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी हम उनको बोलते हैं जो वेरिएशन होता है, वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन अ पर्टिकुलर स्पीसीज. एग्जाम्पल आप समझिए ह्यूमन बींग्स. जैसे इंडिया के ह्यूमन बींग अमेरिकन से या साउथ अफ्रीकन से अलग होते हैं, तो यहाँ पे वेरिएशन ऑफ जीन्स के कारण होता है. दिस इज द जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी. नेक्स्ट इज स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी. स्पीसीज डाइवर्सिटी, देखिए स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है ये रेफर करता है नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीसीज इन अर्थ. इस स्पीसीज का क्या मतलब है, तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैविंग सर्टेन सिमिलैरिटीज इन देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड स्पीसीज. नेक्स्ट हमारा है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. ये रेफर करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स एंड इकोसिस्टम. इसके एग्जांपल आप समझिए, ग्रासलैंड हो गया, वेटलैंड हो गया, डेजर्ट हो गए. तो दीज आर द डिफरेंट इकोसिस्टम, दैट्स वाई इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है ये. आगे प्रोसीड करते हैं. स्पीसीज एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ये समझना है, स्पीसीज रिचनेस एंड स्पीसीज इवननेस. देखिए स्पीसीज रिचनेस जो है इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन हैबिटेट. इसको आप यहाँ पे डायग्राम में समझिए कि एक सर्कल जो है ये इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे 3 स्पीसीज हैं, एक ए, बी एंड सी, और तीनों के स्पीसीज का एक एक नंबर है. तो ये नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, मतलब यहाँ पे ए के कितने स्पीसीज हैं, बी के कितने स्पीसीज हैं और सी के कितने स्पीसीज हैं, और ये दोनों आपस में, ये जो ए बी सी है वो तीनों डिफरेंट स्पीसीज हैं और दे आर लिविंग इन अ इकोसिस्टम, दैट इज सेइंग द स्पीसीज रिचनेस. देखिए इस इकोसिस्टम की अगर स्पीसीज रिचनेस की हम बात करेंगे तो यहाँ पे 3 है. नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है स्पीसीज इवननेस, इसका मतलब होता है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन द एरिया.
इसका क्या मतलब है, देखिए जो नेक्स्ट डायग्राम है मैंने ऊपर वाले से कंपेयर करने के लिए बनाया है, स्पीसीज इवननेस समझाने के लिए। ये जो सर्कल है आप इसको भी एक इकोसिस्टम समझिए जिसमें हम कंपेयर करेंगे ऊपर वाले से। यहाँ पे ए स्पीसीज़ को जो नंबर हैं वो 5 है, बी स्पीसीज़ यहाँ पे नहीं है, वो उसका नंबर 0 है, और सी स्पीसीज़ जो है यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे ए स्पीसीज़ जो है वो ज़्यादा इवनली पाया गया है, तो स्पीसीज़ इवननेस ऑफ द सेकेंड इकोसिस्टम इज़ 5 फॉर ए। स्पीसीज़ इवननेस ऑफ दिस इकोसिस्टम इज़ 5। और स्पीसीज रिचनेस की अगर हम बात करें तो जो हमारा जो पहला इकोसिस्टम है दैट इज़ मोर रिच बिकॉज हियर 3 डिफरेंट स्पीसीज आर फाउंड, बट इन सेकेंड इकोसिस्टम ओनली 2 डिफरेंट स्पीसीज आर फाउंड, दैट इज़ 5 नंबर्स ऑफ ए स्पीसीज एंड 1 नंबर ऑफ सी स्पीसीज। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। एग्जाम व्यू पॉइंट से आप समझिएगा। अल्फा डाइवर्सिटी जो है वो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, अल्फा डाइवर्सिटी रेफर्स डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग सेम कम्युनिटी। आप इस डायग्राम से समझिए कि पहले वाले इकोसिस्टम में यहाँ पे 3 डिफरेंट स्पीसीज हैं, तो यहाँ पे इसका अल्फा डाइवर्सिटी होगा 3। नेक्स्ट है बीटा डाइवर्सिटी, ये बात करता है डाइवर्सिटी बिटवीन द कम्युनिटीज़। देखिए क्या होता है कि स्पीसीज फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं जब उनका हैबिटेट या कम्युनिटी चेंज हो जाता है, तो ये जो डाइवर्सिटी चेंज होता है उसकी बात करता है बीटा डाइवर्सिटी। नेक्स्ट हमारा गामा डाइवर्सिटी रेफर्स टू डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट्स ओवर द टोटल लैंडस्केप और जोग्राफिकल एरिया। एग्जाम व्यू पॉइंट्स आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज। देखिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में 2 आते हैं, इन सीटू एंड एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर साइट पे ही हम बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन पे काम करने लगते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इन सीटू। एक्स सीटू पे क्या होता है कि वी प्रिपेयर एक अलग से साइट हम तैयार करते हैं और उन स्पीसीज़ के कंजर्वेशन के लिए हम कुछ स्टेप्स लेते हैं। एग्जाम्पल्स में आप एक्स सीटू का देखिए, बोटैनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, सीड बैंक्स, फील्ड जीन बैंक, सेक्रेड प्लांट्स, दीज आर दी एक्स सीटू। पॉइंट हमारा है नेशनल पार्क, इसमें कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। इट इज़ एन एरिया विच इज़ स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर वेलफेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ, एंड यहाँ पे एक्टिविटीज़ लाइक फॉरेस्ट ग्रेजिंग, कल्टिवेशन जो है वो अलाउड नहीं होता है। यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप राइट और हैबिटेट मैनिपुलेशन इज़ नॉट अलाउड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इट इज़ रिजर्व ओनली फॉर एनिमल्स कंजर्वेशन। यहाँ पे ऑपरेशंस जो होते हैं लाइक टिम्बर कलेक्शन, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस या प्राइवेट ओनरशिप राइट इसमें अलाउड होते हैं, लेकिन कंडीशन के साथ दे शुड नॉट अफेक्ट द एनिमल्स। सैंक्चुरी एंड नेशनल पार्क में आप डिफरेंस समझ लीजिए, ये एग्जाम व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। सैंक्चुरी जो है ये प्रोटेक्शन ऑफ ऑल स्पीसीज, नेशनल पार्क जो है इट इज़ फॉर पर्टिकुलर एनिमल, लाइक काजीरंगा जो है दैट इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वन हॉर्न राइनो। और सेंचुरी जो है वो किसी पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट के लिए नहीं होता है, ये ऑल स्पीसीज के लिए होता है। देखिए यहाँ पे लिमिटेड ह्यूमन इंटरेक्शन होता है सेंचुरी में। नेशनल पार्क में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो अलाउड नहीं है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन यहाँ पे एनिमल्स एंड प्लांट्स को दिया जाता है। देखिए सैंक्चुरी जो है इट कैन बी डिक्लेयर्ड एंड नोटिफाइड बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन नेशनल पार्क में अभी आप ध्यान रखेंगे स्टेट गवर्नमेंट कैन क्रिएट नेशनल पार्क बट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नोटिफाई इट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। सैंक्चुरी में टूरिज्म अलाउड होता है, यहाँ नेशनल पार्क में कंट्रोल टूरिज्म अलाउड होता है। एक कॉमन पॉइंट है कि दोनों ही नोटिफाई होते हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ WPA 1972। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, देखिए कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। एग्जाम व्यू पॉइंट से आप समझेंगे, ये देखिए ये जो बीच वाला एरिया है दिस इज कॉल्ड द कोर जोन। उसके बाद जो आता है बफर जोन, उसके बाद जो आता है ट्रांजिशन जोन। देखिए ट्रांजिशन जोन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे कि ह्यूमन सेटलमेंट एंड एक्टिविटीज़ आर अलाउड इन दी ट्रांजिशन जोन। बफर जोन जो है वो ओपन होता है फॉर एजुकेशनल पर्पस या रिसर्च वर्क के लिए, एंड कोर एरिया इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फॉर एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। ये हम बात कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ। देखिए कोर और नेचुरल जोन जो है, मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ। देखिए कोर और नेचुरल जोन जो है इट इज़ अनडिस्टर्ब्ड एंड लीगली प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम। नेक्स्ट हमारा बफर जोन, ये सराउंड करता है कोर को, एंड यहाँ पे रिसर्च एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़ अलाउड होते हैं। ट्रांजिशनल जोन जो है आउटर मोस्ट होता है, यहाँ पे
एक्टिव कोऑपरेशन होता है रिसर्च मैनेजमेंट एंड लोकल पीपल का। यहाँ पे एक्टिविटीज़ लाइक सेटलमेंट, क्रॉपिंग, फॉरेस्ट एंड रिक्रिएशन इज अलाउड इन हार्मनी विद द कंजर्वेशन गोल। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्रेड फॉरेस्ट। देखिए सेक्रेड फॉरेस्ट जो है वो एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है टू मेंटेन सेक्रेड फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि ट्रिबल कम्युनिटीज़ और लोकल पीपल हैं, ये लोग फॉरेस्ट और लेक्स को प्रोटेक्ट करते हैं ड्यू टू रिलीजियस सैंक्टिटी अटैच टू दीज। ये है सेक्रेड फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। देखिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है इट इज़ अ बायोजोग्राफिक रीजन दैट इज अंडर थ्रेट फ्रॉम ह्यूमंस। दैट इज था ये नॉर्मन मेयर्स ने दिया था। देखिए नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आपको याद रखना है कि क्राइटेरिया। देखिए दो क्राइटेरिया है, द बायोडाइवर्सिटी मस्ट कंटेन एटलीस्ट 5.5%, और ये 5 नहीं है, इट इज़ 0.5%, और 1500 स्पीसीज ऑफ वस्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक। देखिए एंडेमिक का मतलब होता है those species that is particularly belonging to that area only. This means the endemic. और सेकंड जो क्राइटेरिया है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को नोटिफाई करने का कि इट शुड हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ द प्राइमरी वेजिटेशन। नेक्स्ट हम देखिए नेक्स्ट एनिमल डाइवर्सिटी की तरफ हम मूव करते हैं। आपको इसमें मैंने लिस्ट दे रखा है क्रिटिकली इंडेंजर्ड मैमल्स का। इसमें आपको सिर्फ नाम याद करना है क्रिटिकली इंडेंजर्ड कौन कौन से एनिमल्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन आप स्किप करेंगे एग्जाम व्यू पॉइंट से, इज़ नॉट दैट प्रोडक्टिव एंड नॉट एग्जाम व्यू पॉइंट से इट्स नॉट दैट प्रोडक्टिव। तो आप मैमल्स के क्रिटिकली इंडेंजर्ड मैमल्स के नाम इसमें देख लेंगे। सिमिलरली बर्ड्स जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है आप इसको देख लेंगे। सिमिलरली इंसेक्टिवेरस प्लांट्स ऑफ इंडिया, जो दोज प्लांट्स दैट फीड्स इंसेक्ट्स, मतलब इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। ये बस आप 5 लिस्ट है, 5 नाम है, आप नाम याद रखेंगे। इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट दैट रेलिवेंट एंड नॉट दैट प्रोडक्टिव फॉर एग्जाम व्यू पॉइंट, बस आप एक नाम याद कर लेंगे। नेक्स्ट इज मेडिसिन, नेक्स्ट इज एलियन, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज एंड नेटिव। इसमें आपको दोनों ही याद रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। ये जैसे कि एग्जाम्पल दे देगा कि निडल बुश इज़ वॉट, तो आपको ध्यान रखना होगा इट इज़ एन एलियन स्पीसीज, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, एंड इट इज़ फ्रॉम विच नेटिव, इट इज़ फ्रॉम ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका। तो आप लिस्ट को ध्यान रखेंगे। ये सारे लिस्ट आप एक्सेस कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट जो आपको स्लाइड याद रखना है इज़ मेडिसिनल प्लांट्स। मेडिसिनल प्लांट्स का आप बस नाम याद रखेंगे, उसके यूजेस इज़ नॉट दैट प्रोडक्टिव फॉर फ्रॉम एग्जाम व्यू पॉइंट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बायो रेमेडिएशन। देखिए बायो रेमेडिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। बायो रेमेडिएशन का क्या मतलब है? इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी का यूज़ करते हैं, किस लिए? टू डिग्रेड द इन्वायरमेंटल कंटामिनेंट्स इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म्स। देखिए आप आसान भाषा में समझिए कि बैक्टीरिया और फंगी को हम हम उस इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं जो कंटामिनेट्स हो गया है, और बैक्टीरिया और जो फंगी है वो कंटामिनेंट्स को डिग्रेड करके और लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। दिस इज़ द बायो रेमेडिएशन। देखिए कुछ मेथड हैं इन सीटू बायो रेमेडिएशन टेक्निक्स, आप ध्यान रखेंगे। बायो वेंटिंग, इसमें क्या होता है कि हम एयर और न्यूट्रिएंट्स जो है वो सप्लाई करते हैं थ्रू वेल्स टू कंटामिनेटेड सॉइल, ताकि ये जो वहाँ के ग्रोथ, वहाँ के जो इंडिजिनस बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करे। नेक्स्ट इज़ बायोस्पैर्जिंग। बायोस्पैर्जिंग में क्या होता है कि इंजेक्शन ऑफ एयर हम करते हैं अंडर प्रेशर बिलो द वाटर टेबल, और ये क्या करता है ग्राउंड वाटर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ करता है और रेट ऑफ बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन को इन्हांस करता है। नेक्स्ट इज़ बायो ऑगमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं कॉन्टेमिनेटेड साइट पे। दीज आर द इन सीटू बायो रेमेडिएशन मेथड। इन सीटू का मतलब होता है कि हम पर्टिकुलर साइट पे ही काम कर रहे हैं, दैट इज़ at that particular place only we are taking steps for its improvement, that is in situ. next is ex situ method. ex situ में देखिए 4 आप ध्यान रखेंगे। लैंड फार्मिंग, ex situ मतलब we are taking steps not at that site but at a separate place from but at a separate different place फॉर द प्रोसेस और फॉर इम्प्रूवमेंट। तो पहला आप ध्यान रखेंगे लैंड फार्मिंग। लैंड फार्मिंग में क्या होता है कि कॉन्टामिनेटेड सॉइल जो है उसको एक्सकेवेट करते हैं और उसको हम पूरे स्प्रेड कर देते हैं बेड की तरह, एंड पीरियोडिकली इसको हम टिल करते हैं अनटिल पोल्यूटेंट्स जो हैं वो डिग्रेड ना हो जाएं। दिस इज़ द देसी तरीका लैंड फार्मिंग। नेक्स्ट इज़ बायोपाइल्स। बायोपाइल्स
देखिए बायोपाइल्स जो है ये हाइब्रिड है लैंड फार्मिंग का और कंपोस्टिंग का। हमने लैंड फार्मिंग देख लिया, आप कंपोस्टिंग देखते हैं। कंपोस्टिंग में क्या है कि इट इज़ अ नेचर्स प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू रिच सॉइल। कंपोस्टिंग जो होता है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल, डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल है वो नेचुरली रिसाइकल होता है। वन मोर थिंग इज़ बायो रिएक्टर, इसमें हम क्या करते हैं कि कंटामिनेटेड सॉलिड मटेरियल का प्रोसेसिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओजोन होल। देखिए ओजोन होल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट टॉपिक फॉर यूपीएससी क्वेश्चंस। आप इसको ध्यान रखेंगे। ओजोन होल जो है ये एक एक्सेप्शनल रीज़न है जहाँ पे ओजोन का डिप्लीशन हो गया है ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में ओवर द अंटार्कटिक रीजन। आप याद रखेंगे ओवर द अंटार्कटिक रीजन स्ट्रेटोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर के बाद जो लेयर आता है स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ पे ओजोन पाए जाते हैं, वहाँ पे एक्सेप्शनली डिप्लीटेड ओजोन है एंड दैट रीजन इज नोन एज ओजोन होल। देखिए एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि ओजोन लॉस का जो यूनिट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ डॉप्सन यूनिट। देखिए ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का नाम आप याद रखेंगे एग्जाम व्यू पॉइंट से। फर्स्ट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, सेकंड इज मिथाइल क्लोरोफॉर्म, थर्ड इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, एंड देन ब्रोमीन ग्रुप्स इज हैलेंस एंड मिथाइल ब्रोमाइड, एंड लास्ट इज हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। देखिए इफेक्ट्स ऑन हेल्थ। देखिए ओजोन डिप्लीशन का कुछ इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। ये स्किन बर्न करता है, स्किन कैंसर करता है ड्यू टू यूवी एक्सपोजर, एंड स्ट्रॉन्ग यूवी रेज कैन ऑल्सो डैमेज योर आईज। नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट इज पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स एंड ओजोन डिप्लीशन। देखिए पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हम डिटेल में जब ज्योग्राफी लेक्चर लेंगे तो आप समझेंगे। यहाँ पे आप कुछ दो तीन पॉइंट्स है, आप उसको समझिए। पहला कि जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो होता है वो प्रेजेंट होता है अराउंड 12 टू 22 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, और ये क्या क्या कंटेन करता है, वाटर, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड। क्योंकि ये एसिडिक है तो ये ऑब्वियसली इट विल हैव हार्मफुल इफेक्ट। और आप ध्यान रखेंगे कि दे आर फॉर्म्ड मेनली ड्यूरिंग इवेंट ऑफ पोलर वर्टेक्स। पोलर वर्टेक्स क्या होता है आप नेक्स्ट स्लाइड में समझ जाएंगे। आप बस इतना ध्यान रखें कि पीएससी जो है इट इट इज़ फॉर्म मेनली ड्यूरिंग द पोलर वर्टेक्स इन विंटर एंड मोर इंटेंस एट साउथ पोल ड्यू टू इट्स लोअर टेम्परेचर। और ये कैटलाइज करता है ओजोन डिप्लीशन को। आप इन्वायरमेंट के लेक्चर में पीएस द पोलर स्ट्रेटेजिक क्लाउड्स का बस इतना ही ध्यान रखिए कि ये ओजोन डिप्लीशन को ड्रामेटिकली इन्हांस करता है। नेक्स्ट हमारा पोलर वर्टेक्स। देखिए पोलर वर्टेक्स भी जोग्राफी का टॉपिक है। बस आप अभी इतना के लिए समझिए कि पोलर वर्टेक्स जो है दैट इज़ एरिया ऑफ लो प्रेशर आर्टिक एयर नॉर्मली अराउंड द नॉर्थ पोल। एक पॉइंट आपको याद रखना है, जो पोलर वर्टेक्स है ये साउथवर्ड स्लिप कर जाता है जब जेट स्ट्रीम जो है वो वीकन होता है। देखिए जेट स्ट्रीम क्या है ये भी हम ज्योग्राफी के लेक्चर्स में देखेंगे। जेट स्ट्रीम्स आर वेरी फास्ट मूविंग विंड सिस्टम, ये हम अच्छे से ज्योग्राफी में समझेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना ही समझिए कि पोलर वर्टेक्स जब साउथ की तरफ स्लिप हो जाता है, पोलर वर्टेक्स जो है वो साउथ की तरफ स्लिप हो जाता है जब जेट स्ट्रीम वीकन हो जाते हैं, एंड दैट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन वार्म एंड कोल्ड फ्रंट डिक्रीज। That's all for this lecture. Next will be the last lecture and that will be related to climate change. नए lecture में नए topic के साथ. Thank you.